डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत समझने लायक चैप्टर है, जो हम हमारे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसी के आधार पर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिचुएशंस चलते हैं, या फिर पॉलिटिक्स जैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म हुआ है, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। तो पूरी तरीके से जो एक स्ट्रक्चर को स्टडी करने का ही पावर शेयरिंग ये चैप्टर हमें सिखाता है कि स्ट्रक्चर बना कैसे। फिर आप फेडरलिज्म ले लो, पावर शेयरिंग ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी इवेंट ले रहे हम, तो इवेंट के लिए मैं, सर, मैम, इतने ही लोग काम करेंगे तो क्या इवेंट सक्सेसफुल बहुत अच्छे से होगा? नहीं होगा, है ना। वी नीड मैन पावर, वी नीड न्यू आइडियाज़, ऑफ कोर्स वी नीड हेल्पिंग हैंड्स, बराबर। तो ये जो लोग हैं एग्जैक्टली वी डू विद दैट, वी शेयर आवर पावर्स विद देम, बराबर। हमने उनको कुछ अधिकार दे दिए कि बेटा तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, है ना, यू आर गुड विद दिस, तो तुम ये पूरा कर लो। तो इससे होता क्या है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो भी काम करने के लिए जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मैन पावर बढ़ा दी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फिर एक बात, पावर शेयरिंग इज नॉट ऑल अबाउट मैन पावर। ठीक है, हमेशा ये मैन पावर के लिए ही रहेगी ऐसा भी नहीं है, ये आइडियाज़ के लिए हो सकती है, ये अलग अलग कामों में बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं। बट अभी जैसा एग्जांपल हमारे सामने है कि जैसे कोई इवेंट के लिए हम क्रू बनाते हैं, क्रू में बहुत सारे लोग हैं, उनको डायरेक्ट करने के लिए लोग हैं, मैनेज करने के लिए लोग हैं, और इसका फाइनल आउटपुट एक बहुत अच्छा आता है। वाई? बिकॉज दे आर वेल ट्रेन, बराबर, दे वेल नोन, उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो उसी तरीके से काम करेंगे। इसी तरीके से होता क्या है कि हम पावर्स को डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दें और उसको अच्छी तरीके से पूरा करें। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बांटेंगे तो कोई एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, ठीक है, और नहीं उसका आउटपुट नहीं रहेगा इतना काम करने के लिए, तो वो काम इतना बढ़िया होगा भी नहीं। जो काम मान लो कि 10 लोग एक दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना, कितने 10 लोगों को अगर लगा दिए तो काम एक दिन में पूरा होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति काम करे जा रहा है, क्योंकि मान लो कि उसको ऐसा थॉट है कि वो अपने काम को किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता, तो उसका वो काम करने में शायद उसे 10 दिन लगेंगे, क्योंकि वो अकेला कर रहा है। वही 10 लोग उसके साथ मिलके करेंगे तो एक ही दिन में काम खत्म हो जाएगा, जो कि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है और एररलेस भी है ना। कोई एक ही व्यक्ति करेगा तो हो सकता है बहुत सारे एरर्स आते हो और उसको पता भी ना हो, बराबर। तो इस तरह से बहुत एफर्टलेस, एररलेस काम करने के लिए हमें पावर्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें इसी चैप्टर में यही पढ़ना है, पावर शेयरिंग कैसे होती है या पावर शेयरिंग होता क्या है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली 2 कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी दिया हुआ है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया जितनी बड़ी कंट्रीज़ तो नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी ही छोटी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ की रेगुलेशंस, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की जो भी स्थितियाँ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका का। जैसे एसएससी के लिए मैं इंडिया और ब्राज़ील पढ़ाती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, बेल्जियम जो है एक बहुत छोटी सी कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट की, यूरोप में आती है, और एक छोटी सी कंट्री, ये इतनी छोटी है कि हमारा पंजाब जो है, हरियाणा है ना, पंजाब हरियाणा जो है हमारा, ये हरियाणा से भी छोटी कंट्री है। इंडिया में जो स्टेट है हरियाणा,
ये हमारे हरियाणा से भी छोटी कंट्री है, इतनी छोटी है बेल्जियम, ठीक है। साथ ही साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग इनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि जितनी कंट्री हरियाणा से भी छोटी है तो पॉपुलेशन भी कम ही होगा। तो इसका पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से भी थोड़ा सा कम है ना, या सॉरी 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है। अप्रॉक्स आप ले लो कि 1 करोड़ के आसपास का इसका पॉपुलेशन है। कितना होगा 1 करोड़? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतना ही होगा। और कितना होगा? तो लगभग जो है ये 1 करोड़ के आसपास का इसका पॉपुलेशन है। बहुत छोटी सी कंट्री है। और कहा जाता है कि हमारे इंडिया में, हरियाणा में जितना पॉपुलेशन है उसका आधा पॉपुलेशन ही है वहाँ पर। ऑफ कोर्स इंडिया में पॉपुलेशन नॉर्थ में ज़्यादा है ना कंपैरेटिवली। सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया में ईस्ट में पॉपुलेशन कम है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है। बाकी अगर आप एरियाज़ की बात करोगे तो नॉर्थ एरियाज़ में हर जगह पॉपुलेशन आपको ज़्यादा ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से हरियाणा से भी आधा पॉपुलेशन, स्टेट कितना है? हरियाणा से थोड़ा सा कम, स्टेट नहीं कंट्री है, लेकिन हरियाणा स्टेट से भी छोटी। और द एथनिक कंपोजिशन ऑफ वेरी स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है तो वहाँ की इथनिसिटी कैसी होगी, किस तरह के रूल्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, हर तरह की समस्या आ जाती है। क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है तो किसकी बात माने, किसकी नहीं माने, बराबर। ऑफ कोर्स कहा गया है कि यहाँ का टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें से 59% lives in a Flemish regions and speaks Dutch language। 59% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज प्रेफर करती है, और बाकी बचे हुए 40% लोग वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। रीजन्स के नाम बताए हैं, एक फ्लेमिश है और दूसरा है वेलोनिया। तो जो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो लगभग 59% के आसपास है, और जो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो 40% के आसपास है। साथ ही साथ जो 59% जिनकी हिस्सेदारी है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जिनकी हिस्सेदारी 40% है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ये कहा गया है कि यहाँ पर जो बचे हुए जो लोग हैं ना, 59 + 40 कितने हुए? कितने हुए? 99, 47, 100 एक कमी, बरोबर 99 यानी बचा सिर्फ 1% आदमी, है ना। 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि टोटल मिलाकर आपका जो डोमिनेंसी लैंग्वेज बनता है इसमें वो है डच, जो कि 59% लोग बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि आपको समझ में तो आ गया कितने प्रतिशत लोग कहाँ रहते हैं और क्या बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 59, 40 एंड 1%, बराबर। मैं आपको यहाँ एक रेशो दिखा भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा आइडिया आएगा। ध्यान दो, और ये भी कहा है, ये हो गया होल बेल्जियम के लिए। ये किसके लिए?
बेल्जियम के लिए। लेकिन ऐसा है कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। क्या है? ब्रसेल्स। देखो, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। तो ऐसा है कि पूरे देश में ये चल रहा है। आई बात समझ में? पूरे देश में ये चल रहा है जो अभी आपके सामने स्ट्रक्चर रखा हुआ है। लेकिन कैपिटल ब्रसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। कैपिटल में, कहां पर? कैपिटल, कैपिटल है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आई बात? पूरे देश में क्या चल रहा है और कैपिटल में क्या चल रहा है। यानी कि हुआ ऐसा है कि कैपिटल में रहने वाले अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली में अधिकतर भाषा कौन सी बोलते हैं? हिंदी। यानी अगर हम एक ग्राफ निकालेंगे या इस तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा निकालेंगे तो ये निकलेगा कि हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन कैपिटल में ज़्यादातर 80% लोग हिंदी बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या यहाँ पर कैपिटल में बोली जाने वाली भाषा क्या है? फ्रेंच। अब कितने बचे? 20%। कितने बचे? 20%। ये 20% देखो कैसा है, पूरे कंट्री में 59 है, लेकिन सिर्फ कैपिटल की बात करें तो 20 ही है, और फ्रेंच ज़्यादा है कैपिटल में, लेकिन पूरे कंट्री की बात करें तो फ्रेंच है और डच 59 है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते। इनका कहना है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, इन्होंने क्या बता दिया? माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो ध्यान दो, फ्रेंच लोगों की संख्या कैपिटल में ज्यादा है या फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कैपिटल में ज्यादा है, लेकिन इन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को माइनॉरिटी कह दिया है। क्या कहा इन्होंने? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी हम किसे कहते हैं? जो अल्पसंख्यक हो, जिनकी संख्या बहुत कम हो। इनका कहना है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज अ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। इन्होंने फ्रेंच कम्युनिटी जो माइनॉरिटी की तरह बताई गई है वो कैसी है? कंट्री में रिच और पावरफुल है। साथ ही साथ ये कहते हैं एंड एजुकेशन मच लैटर। इनका ये कहना है कि माना कि हमारी डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन हमें ये अधिकार बहुत लेट मिले, है ना। डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए इनका कहना है कि वी गॉट द राइट्स, बहुत लेट हमें ये सारी चीज़ें मिली। क्या लेट मिला? ये सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा राइट्स है या एजुकेशन हमें देर से मिली, जिसके कारण हम इतने ज़्यादा रिच और पावरफुल ही है। किसकी तरह? फ्रेंच कम्युनिटी की तरह। किसकी तरह? फ्रेंच कम्युनिटी की तरह। इनका मानना है कि इसी कारण, है ना, हमें लेट मिला, इसी कारण क्या है? दिस लीड टू द टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s। आगे कहा गया है द टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ये सबसे ज़्यादा वाद छिड़ जाता है कैपिटल सिटी में। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। इनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है और हमें सुलझानी है। देखो इनका कहना है डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी। बराबर, डच ने अपनी क्या प्रस्थापित कर दी? मेजॉरिटी। पहले ही लाइन में हमने पढ़ा फ्रेंच माइनॉरिटी इज रिच एंड पावरफुल। बराबर। अब इनका मानना है कि डच स्पीकिंग लोग कैसे हैं? मेजॉरिटी में है, देश में बहुत ज्यादा संख्या है इनकी, बट कैपिटल में ये माइनॉरिटी में आते हैं। आई बात समझ में? देश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपिटल में ये कैसे है? माइनॉरिटी में है, बहुत कम। ये कहा है let us compare this to the situation in another country। इस बात को, ये सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया? किसे माइनॉरिटी कहा है, किसे मेजॉरिटी कहा है, कौन कैपिटल में ज्यादा है, कौन कंट्री में ज्यादा है,
किस लैंग्वेज को कितना कैसा प्रेफर किया गया है, कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, वो कम्युनिटी कितनी ज़्यादा अवेलेबल है या प्रेजेंट है कह सकते हैं। अब बात करते हैं, ये सेम सिचुएशन एक साइड में रख दो, इसको कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री के साथ जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, भारत की नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, बराबर। चलो इसके बारे में क्या कहा गया है देखिए, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री विच इज and is an island nation, सभी को पता है ये बात, just a few kilometers of the southern coast of तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर, कुछ नॉटिकल माइल्स पर आपको ये एक आइलैंड दिख जाएगा। आइलैंड ही है ये, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ श्रीलंका। अब हमारे यहाँ तमिलनाडु से अगर आप थोड़ी दूरी पर बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं श्रीलंका टूरिज्म के लिए या बहुत अलग अलग रीजंस के लिए जाया जाता है, लेकिन ये है कि इंडिया के सदर्न पार्ट से बहुत सारे तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले श्रीलंका कई रीजंस के लिए जाते हैं। इतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, बट सदर्न पार्ट में रहने वाले बहुत ज़्यादा श्रीलंका विजिट करते हैं। It has about 2 करोड़ people। कितने लोग हैं? 2 करोड़। आगे कहा है about the same as in हरियाणा। फिर like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population। साउथ एशियन में कैसा होता है? डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है कि सभी लोग एक जगह नहीं रहते, है ना, अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग परसेंटेज में डिवाइडेड हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले तो क्या है देखिए, श्रीलंका हैज अ डाइवर पॉपुलेशन लाइक मेजर सोशल ग्रुप्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ग्रुप है या जो सोशल ग्रुप जिसे कहा गया है वो है सिन्हाला पीपल्स या सिन्हाला स्पीकर। मतलब है कि लैंग्वेज वाले, ठीक है। श्रीलंका में बेसिकली यही लैंग्वेज बोली जाती है, सिन्हाला, क्योंकि श्रीलंका का पहला नाम ही था सिंहल। श्रीलंका का पहला नाम क्या था? सिंहल नाम था। तो यहाँ की लैंग्वेज है सिंहाला। क्या है? सिंहाला। श्रीलंका अपने मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बाय द वे। यहाँ के पर्ल्स जो है ना, मोती बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आइलैंड है तो कोस्टल एरिया से या फिर जो भी ओशन या सी से मिलने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इनके पास अवेलेबल है। इंडियन ओशन से घिरा हुआ है ना, तो यहाँ के मोती खास करके बहुत फेमस होता है। ये लोग पहले ज़माने में भी मोती का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, मोती जो पहनी जाती है मालाओं में वो। तो देखिए यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स की जो संख्या है वो है 74%। 74%। दूसरी तरफ यहाँ तमिल स्पीकर्स है, तमिल भाषा बोलने वाले, वो है 18%। देखो सिन्हाला, सिन्हाला कितने हैं? 74%, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? तमिल। तमिल कितने हैं? 18%। अब क्या होता है? अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स, एक तो वो तमिल जो इनके ही है, बेसिकली दे आर फ्रॉम श्रीलंका इटसेल्फ। आई बात समझ में? यानी कि 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 सब ग्रुप्स हो जाते हैं। 2 सब ग्रुप्स कैसे? एक वो तमिल जो प्रॉपर श्रीलंका के ही है, उनकी नेटिव स्टेट या उनका नेटिव कंट्री ही श्रीलंका है, और दूसरे वो जो कहीं अदर जगह से जो है वहां पर आए हैं। जैसे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो है वो 13% है। श्रीलंकन तमिल कितने हैं? 13%। ये जो मैं नंबर्स बता रही हूँ ये याद रखना भी ज़रूरी है, डोंट इग्नोर देम, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए, कितने बचे? 18 में से 13 चले गए तो 5% जो है वो इंडिया या कहीं
और जगह से आते हैं काम करने के लिए, तमिल, ठीक है, तमिल की ही बात कर रही हूँ, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन तमिल, वो 5% जो तमिल जो और जगह से आते हैं उनके लिए 5% बताया है। बेसिकली हमारे यहाँ जब अंग्रेज थे, है ना, कॉलोनियल टाइम में, हमारे यहाँ से बहुत सारे तमिलियंस श्रीलंका चले गए। कहाँ चले गए? श्रीलंका। किस लिए? काम के लिए, प्लांटेशन वर्कर जैसा काम करने के लिए जाते थे। प्लांटेशन वर्कर के बारे में हमने पढ़ा है नेशनलिज्म इन इंडिया में, याद है? याद है या भूल गए? याद है ना? प्लांटेशन वर्कर क्या होता है? चाय के बागानों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, पीजेंट्स की तरह, है ना। तो इस तरह से ये वर्कर्स जो होते थे ये जाते थे काम करने के लिए श्रीलंका तक। उस समय जो वहां जाकर, ये कहां से बेसिकली, दे आर नॉट फ्रॉम श्रीलंका, वो किसी ना किसी पहले समय में आकर श्रीलंका में रह गए। तो इस तरह से जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है इंडियन तमिल्स। तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ। ज्यादातर यहाँ के जो सिन्हाला पीपल्स है ये बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिस्ट, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स। यहाँ पर ज्यादातर लोग कौन है? बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट यानी गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स। गौतम बुद्ध आप सबको, इवन खुद गौतम बुद्ध ने भी अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था, है ना। गौतम बुद्ध ने जो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको और जैसे चीजें सिखाने के लिए नहीं, बहुत जगह हम अलग अलग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, है ना, या मॉन्क्स आते हैं। तो उस तरह के इनके बेटे मॉन्क्स तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो है अपने चीज़ों को फैलाने के लिए, जो इनकी विचारधारा थी, उन विचारधारा को सब तक पहुंचाने के लिए अपने उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था, राहुल और संघमित्रा। तो इन दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था सिखाने के लिए, सीखने के लिए भी। श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग बहुत रहते हैं, जैसे चाइना तक है बुद्धिस्ट लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में। चाइना में, तिब्बत में, लेह में, लद्दाख में। सिर्फ अगर आप ये अफगानिस्तान वगैरह छोड़ दोगे ना, तो इस तरफ आपको ऐसे सारे, ईस्ट में बहुत ज़्यादा है बेसिकली, वेस्ट में कम है, लेकिन ईस्ट में, मैं नहीं गई कभी, ईस्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह श्रीलंका में भी। तो यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है, बुद्धिस्ट लोगों की संख्या ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि यहाँ पर ज़्यादा जो तमिल्स है वो तो या तो हिंदू है या मुस्लिम्स। कैसे तमिल है? हिंदू या मुस्लिम्स। इवन इंडिया में भी मुस्लिम तमिल्स होते हैं, इवन हिंदू तमिल्स भी होते हैं, वो दोनों तरीके से होते हैं, हिंदू तमिल एंड मुस्लिम तमिल दोनों ही होते हैं। यहाँ पर ये भी बात कही है कि यहाँ पर 7% पीपल जो है वो क्रिश्चियन है। कैसे है? क्रिश्चियन है, और वो दोनों ही भाषा बोल लेते हैं, तमिल भी और सिन्हाला भी। सिन्हाला जो इनकी भाषा है, ठीक है, सिंहल कंट्री की सिंहाला। तो यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू, मुस्लिम, तमिल में दो, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज की कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ऐसा क्या लगता है क्या हो सकता है? बेल्जियम में डच कम्युनिटी वुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, क्योंकि डच की 59 है। कहाँ पर? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम। 59% बेल्जियम में डच लोग, बराबर। और दूसरी तरफ फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन का है ना, बेल्जियम में डच लोग ज्यादा है। तो डच लोग और लोगों को क्या मानते हैं कि हमारी डोमिनेंसी करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ पीपल
ज्यादा है। आई बात समझ में? ये कहाँ की कंडीशन है? ये बेल्जियम की कंडीशन है। बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, तो डच लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनका ये कहना है कि हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम ज़्यादा है, हमारी मेजॉरिटी है, तो हमारी डोमिनेंसी रहेगी। इज इट क्लियर? दूसरी तरफ ऑल अबाउट कंपैरिजन। आगे ये होता है, this would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. है ना? वो मेसी नहीं, फुटबॉल वाला मेसी, यानी रायता फैल गया बिल्कुल, है ना? हर चीज बिगड़ गई। ठीक है, तो मान लो कि ये इस तरह का डिवाइडेशन सही डिवाइडेशन नहीं होगा। होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ कोई भाषा बोली जाती है, उस आधार पर लोगों को डोमिनेंसी दे देना सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। कहा गया है कि इन श्रीलंका बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। दूसरी तरफ ब्रसेल्स के हालात अलग है, तो उनका कहना ऐसा है कि कैपिटल में ऐसा नहीं है तो और कंट्री में हम क्यों माने, यानी पूरे देश भर में जो चल रहा है वो हम क्यों माने, क्योंकि कैपिटल में तो हमारी संख्या ज़्यादा है। किसकी? फ्रेंच की। कैपिटल में किसकी संख्या ज़्यादा है? फ्रेंच की। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का ये कहना है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बिगर मेजॉरिटी कम्युनिटी है and could impose its will on entire country, और हमारी कंट्री में यानी सिन्हाला लोग ज़्यादा है, तो हम चाहे तो हमारी पूरी कंट्री में हमारे रूल्स के सिन्हाला कम्युनिटी even bigger majority and could impose its will on entire country। वो चाहे तो उनका कहना है कि हमारी संख्या ज़्यादा है श्रीलंका में, हमारी यानी किसकी? सिन्हाला कम्युनिटी। और उनका कहना है कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम हमारे विल के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से हम चला सकते हैं, ये अधिकार हमारे पास है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब आपने देखा कंपैरेटिवली बेल्जियम एंड श्रीलंका को, ठीक है? अब देखिए क्या कहा है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारे एक साल बाद इसने अपने आज़ादी का जश्न मनाया। उस समय द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू influence ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। होता ऐसा है कि जैसे इंडिया में अलग अलग लोग ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, उसी तरह श्रीलंका पर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आकर कॉलोनीज बनाकर बैठ गए थे। ठीक है, तो श्रीलंका भी आज़ाद हुई 48 में। और उसके बाद ये कहा गया कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो डोमिनेंसी रहेगी, या फिर उनका डोमिनेंसी का मतलब है कि ही सपोज टू रूल, है ना? डोमिनेंसी यानी जो कम्युनिटी अपने आप को पावरफुल मानती है वो और किसी को पावरफुल होने नहीं देती है। उसका कहना होता है कि मैं सबके ऊपर कंट्रोल रखूंगी, इसी को डोमिनेंसी कहते हैं। एंड देन एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन, यानी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक है इंडिया की तरह, लेकिन फिर भी उन्होंने किस चीज को अपनाया है? मेजॉरिटेरियन। मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या है? जो मेजॉरिटी कहेगी वही होगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन हम लैंग्वेज बेसिस पर मेजॉरिटी नहीं देखते, है ना? हम भी मेजॉरिटी की बात सुनते हैं ना, लेकिन हम किसी लैंग्वेज बेस्ड मेजॉरिटी की बात नहीं सुनते, ये बात ध्यान रखो। अब इन्होंने ये सिन्हाला सुप्रीमेसी बना ली। क्या इस्टेब्लिश हो गई? सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद इन 1956 एक एक्ट यानी एक कानून, वो एक्ट ये कहता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, से एक ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकग्निशन दे दो, ऐसा इस एक्ट का कहना है। हर एक कंट्री में या बहुत सारे कंट्रीज में अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। बाय द वे इंडिया डोंट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज।
हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। द लैंग्वेज यू प्रेफर यू कैन, है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये बात पुरानी हो गई, याद रखो, ये नहीं है अभी। कहा गया है in 1956 act was passed to recognize Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil। अब देखा कि तमिल लोग भी तो रहते थे, हाँ या ना, हाँ, लेकिन सिन्हाला ने सिर्फ और सिर्फ किसे प्रेफर किया, श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ किसे प्रेफर किया, सिन्हाला को प्रेफर किया, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, और गवर्नमेंट ने किस पॉलिसीज को, प्रेफरेंशियल, फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स, क्योंकि मान लो कि गवर्नमेंट के पास सिन्हाला लोग कोई अप्रूवल लेकर गए कि हमें ये हमारी डिमांड है, और गवर्नमेंट ने कॉइन के दो साइड्स ना देखते हुए सिर्फ जो एप्लीकेंट्स बता रहे हैं उसी आधार पर ये सुप्रीमेसी बना दिया और इसे एस्टैब्लिश करा दिया। और इसी कारण सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। All these government measures coming one after the other gradually increased feeling of alienation। बराबर इस तरह के कई एक्ट आने लगे। सिन्हाला ने अपने आप को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का डिक्लेरेशन दे दिया, अपनी डोमिनेंसी बना दी, सुप्रीमेसी बना दी, और इस तरह के कई चीजें तो देखने के बाद जो अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं क्या वो इस बात को बढ़ जाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। और एक समय के बाद उन्होंने आवाज उठाई और कहा parties lead by the Buddhist. Sinhala leaders were sensitive to other language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. अब सीधा सीधा तमिल लिंग्विस्ट जो पीपल है उन्होंने ये कह दिया कि सिन्हाला कम्युनिटी हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती, उन्होंने हमारे जॉब छीन लिए, ठीक है, वो हमें हर पॉलिसी से डिनाई कर देती है। ये एलिगेशंस लगा दिए, एलिगेशंस कहो या जो भी उनके सामने था उन्होंने बता दिया, क्योंकि एक समय के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। देन इसके बाद एज अ रिजल्ट क्या होता है, देखिए अब यहाँ एक आपको ये मैप जो दिख रहा है, कोलंबो जो है इसकी कैपिटल है श्रीलंका की, ये रहा कोलंबो, ये श्रीलंका की कैपिटल है, ये कैंडी, बैटिकॉला, ट्रिंकोमाली एंड जाफना, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर दिखाया भी है सिन्हलीज, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल एंड मुस्लिम, कौन कितना है। ये देखो ये येलो कलर में जितना भी बना हुआ है ये सब सिन्हाला लोग हैं, ठीक है। ये ऑरेंज कलर में जो बने हुए हैं ये श्रीलंकन तमिल है, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको ये जो सारे हैं ये इंडियन तमिल है, और ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है ब्लर काइंड ऑफ, हाँ, ये मुस्लिम्स है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, as a result the relation between the Sinhala and Tamil community strained over a time। अब सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी की आपस में बनने नहीं लगी और इनके बीच में हमेशा एक स्ट्रेन रहने लगा, एक टेंशन रहने लगा। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, अब कुछ तो मोमेंट दिखाएंगे, ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे। तो श्रीलंकन कम्युनिटी एक पार्टी लॉन्च करती है, and that is for struggles for the recognition of Tamil language। वो अपनी भाषा को एक पहचान दिलाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल, और सिर्फ रिकॉग्नाइज किसे होता है, सिन्हाला कम्युनिटी को। रिकॉग्निशन किसे मिल रहा है, सिन्हाला कम्युनिटी को। इसलिए उनका मानना है कि हमें रिकॉग्नाइजेशन चाहिए और इसीलिए इन्होंने एक पार्टी बना दी
and then for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. ठीक है, हाल ही में श्रीलंका के पास बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बुरे हालातों का सामना किया पिछले कुछ सालों में। श्रीलंका से ऐसा हो गया था कि श्रीलंका के पास इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, है ना। तो श्रीलंका से गलती ये हो गई कि श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और अधिक करेंसी छाप दी। कभी भी डाउन होती है तो करेंसी छापना सही नहीं होता, लेकिन हुआ ऐसा कि श्रीलंका ने करेंसी छाप दी और करेंसी छापने के बाद श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब कोई कंट्री करेंसी छापती है तो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, करेंसी की वैल्यूएशन कम हो जाती है। और यही कुछ श्रीलंका के साथ भी हुआ। मान लो कि यहाँ के पैसे वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा चल जाते हैं इसी कारण, ठीक है। अब बात करते हैं, तो तमिल्स ने एक पार्टी लॉन्च कर दी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होने के लिए, तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिलने के लिए। और होता यह है कि बाय डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। कई बार तमिल्स ने इस तरह का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमेशा वो डिनाई हो जाता था, ना मंजूर कर देते थे हर चीज़ को। और इनकी कोई भी पॉलिसीज़, कोई भी तरह का जो ये मानना चाह रहे थे, इनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। एंड देन बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए जिनकी ये डिमांड थी कि तमिल स्टेट जो बनाए जाए। जैसे हमारे यहाँ स्टेट डिवाइडेशन जब हुआ इंडिया में, तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टेट्स हमारे इंटीग्रेटेड ही थे पहले। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट था, अलग अलग नहीं थे। बिहार झारखंड एक ही स्टेट था, अलग अलग नहीं थे। पूरा का पूरा एक यूनाइटेड प्रोविंस होता था। बंगाल से बहुत सारे स्टेट जुड़े हुए थे, उड़ीसा वगैरह। बाद में जाकर सरकार ने ये निर्णय लिए कि हर एक स्टेट में हर एक मेजॉरिटी के हिसाब से हम डिवाइड कर दें। तो फिर 1961 के आसपास जो है महाराष्ट्र बना, गुजरात बना। महाराष्ट्र को एक अलग पहचान मिली और इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड जो लोग होते हैं वो इसी स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि मराठी पीपल विल ओनली बी फाउंडेड इन महाराष्ट्र इन मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कहेंगे कि देश में और कहीं नहीं रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आपको यहीं दिखेंगे। गुजराती बोलने वाले लोग आपको गुजरात में ज़्यादा दिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में नहीं रहते या कहीं और नहीं रहते हैं, बट इनकी मेजॉरिटी आपको यहीं दिखेगी। इसी तरह श्रीलंका के लोगों की ये डिमांड बनी कि हमारे लिए भी एक तमिल स्टेट बनाया जाए, ठीक है, इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और ये कहाँ बनाया जाएगा? नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ये किसकी डिमांड है? श्रीलंकन तमिल। हम इसे सिर्फ तमिल कहेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। श्रीलंका के जो तमिल है, हम ये नहीं कहेंगे कि श्रीलंकन तमिल, क्योंकि इसमें इंडियन तमिल भी शामिल है। आगे, द डिस्ट्रेस बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये मामला जितना लग रहा था उतना सुलझा हुआ बिल्कुल नहीं था और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए। धीरे धीरे बोलते बोलते ये एक सिविल वॉर बन गया। ये कन्वर्जन हो गया सिविल वॉर। सिविल वॉर के कारण थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, है ना। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बेवजह हजारों लोग सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर मारे गए। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि देश में किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के कारण हजारों लोग मर सकते, बट दिस इज रियलिटी। और ये सच है, इसमें से कोई भी बात झूठ नहीं है या इमेजिनेशन पर नहीं कही गई, है ना। दिस इज वेरी ट्रू थिंग्स। और एक सिविल वॉर सामने आ जाता है। होता ऐसा है
कि थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। इस समय मैं कहूँ आपको कि बहुत सारे इंडियन तमिल्स दे वर बैक टू इंडिया। और एक समय के बाद मान लो 100-150 साल आप किसी और कंट्री में रहते हो और फिर आपको कंट्री वापस आना है, सो यू हैव टू टेक एन असाइलम, है ना, क्योंकि आपका रिकॉग्निशन अब उस कंट्री का हो गया, आपकी सिटीजनशिप उस कंट्री की हो गई एंड इंडिया प्रोवाइड्स अ सिंगल सिटीजनशिप। तो आपका जो है एक असाइलम की तरह आपको आना पड़ता है, रेफ्यूजी कहो असाइलम कहो, है ना। बहुत सारे लोग आ गए and many more lost their livelihoods also. So this civil war has caused a terrible setback at the social, cultural, economic life country. It ended in 2009. बहुत लंबी समय की बात नहीं है, हाल ही में आपके जन्म के समय ही हुआ होगा। 2009 के आसपास ये सिविल वॉर खत्म हुआ है। 2026 चल रहा है अभी, कितने साल हो गए? लगभग 16 साल 17 साल। ये कोई 150-200 साल पुरानी बात नहीं पढ़ रहे हम, अभी 16-17 साल ही हुए इन सब चीज़ों को ख़त्म हुए। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, नो, दीज आर करंट रनिंग सिचुएशंस। अभी के समय में भी ये सारी चीज़ें चलती है दुनिया में और ये हो रहा है, ठीक है। अगले लेक्चर में अकोमोडेशन की जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे।